वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2025 क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर सेट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका की कोड 331 है। तो यहां पर हम सबसे पहले सेक्शन ए एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3 देन थीटा बाई 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी। हमें यहां पर गिवन है tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा बाई 2 जो है वो किसके बराबर होगा। अब अगर मुझे यहां पर आपका ये थीटा मिल जाए तो मैं थीटा बाई 2 की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। तो थीटा निकालने के लिए यहां से क्या करेंगे, tan 3 थीटा √3 जो है वो tan में इसकी किस पर वैल्यू होती है, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि भाई tan 60 जो है ना वो आपका √3 के बराबर होता है। अब इन दोनों एंगल्स की टेंजेंट वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। 3 थीटा आ गया 60, 3 को डिवाइड में ले जाओ, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 डिग्री, विच इंप्लाइज की जो थीटा है वो हमारे पास आ गया 20 डिग्री। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, थीटा बाई 2 की। तो यहां पे आ जाएगा 20 डिग्री बाई 2, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 10 डिग्री। तो थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहां पर 10 डिग्री आ गई है। की कंसेप्ट क्या है कि पहले आप √3 को 10 में चेंज कर लें सो दैट आप एंगल्स को कंपेयर कर पाए, और वहां से आपको फिर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और उस थीटा की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो थीटा बाई 2 की वैल्यू 10 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी को आप इसके अंदर यहां पर टिक करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 2 देखिए, if x is the LCM of 468, y is the LCM of 357 and p is the LCM of x and y। अब जरा समझिएगा, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो यहां पर x जो है वो है LCM ऑफ 4, 6, 8 एंड y जो है वो LCM है किसका, 3, 5, 7 का, और जो p है वो क्या है, LCM है किसका, ये जो x और y आएंगे हमारे। तो हमें 4 रिलेशंस दे रखे हैं, उनमें से कौन सा ट्रू होगा। तो पहले तो मैं ये x और y निकाल देता हूं। ध्यान से देखिए, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3, 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब, यानी कि मैं x निकालूं या फिर LCM ऑफ 4, 6, 8 निकालूं। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं है उसको भी यहां पर लिखा जाता है। 2 सभी में कॉमन है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, और 3 यहां पर आ रहा है तो इसको भी लिख देंगे। 2 का क्यूब इज 8, 3 जा 24, यानी जो x है इसकी वैल्यू आ गई 24। सिमिलरली हम y की वैल्यू निकालेंगे, बट उसके लिए आप ध्यान से देखें 3, 5, 7, y जो है वो एलसीएम ऑफ 3, 5, 7। अब ये तीनों ही क्या है, आपके तीनों ही क्या है, ऐसे नंबर्स हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लाई करने से ही हमें क्या मिल जाएगा, इनका एलसीएम मिल जाएगा। 3, 5 जा 15, 15, 7 जा 105, तो मुझे ये y भी मिल गया, x मिल गया, y मिल गया। अब मुझे यहां पर p निकालना है जो x और y का एलसीएम है, तो अब हम x और y का एलसीएम निकालेंगे। तो ध्यान से देखें, x क्या है मेरे पास, x का प्राइम फैक्टराइजेशन, x है मेरे पास यहां पर 24, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 का क्यूब इंटू 3, और y जो है वो मेरे पास है 105, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 3, 5, 7। इन दोनों का मैं एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम ऑफ x, y, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखा जाता है। 2 का क्यूब कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, लोएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है यहां पर। 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का क्यूब हो गया 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यहां पे कितना आ जाएगा, दैट विल बी 8, 3 जा 24 और 24 इंटू 35,
मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 840, तो यहां पर ये आ गया 840 मेरे पास आ गया है। नाउ एलसीएम ऑफ एक्स वाई मुझे यहां पर मिल गया। अब वो जो पी का रिलेशन है वो एक्स और वाई के साथ मुझे यहां पर दे रखा है। ऑप्शन ए मुझसे कह रहा है कि जो पी है वो 35x है, पी जो है वो 35x है। बी हमसे कह रहा है पी जो है वो 4y है। डी कह रहा है पी जो है वो 16y है। और जो सी है वो कह रहा है हमसे P इज इक्वल टू 8x। तो इनमें से कौन सा यहां पर ट्रू है इसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम P का Y के साथ रिलेशन चेक कर लेते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। P क्या है मेरे पास 840। एलसीएम ऑफ एक्स वाई को हमने क्या कहा है, P कहा है। तो P जो है वो 4y है। यहां पर हम देखें तो आपका P इज इक्वल टू में 4 इंटू में, यहां पे 4 से इसको डिवाइड करता हूं तो कितना रह जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करता हूं तो ये रह जाएगा 4 टू जा 810। यानी अगर हम इसे 4 इंटू वाई की फॉर्म में लिखना चाहें, बट ये 210 जो है 210 क्या हमारा y है, बिल्कुल भी नहीं है। यानी ये वाली बात तो यहां पर गलत हो गई। P जो है वो 4y के इक्वल नहीं है आपका। या फिर मैं कहूं कि आप 4y निकाल दो, 4 इंटू में 105 वो हो जाएगा 20, 420 जो आपका P के बराबर नहीं है। तो B वाला ऑप्शन गलत हो गया। यहां से निकाल दो आप 16y, यानी 16 इंटू 105, हम RHS को निकाल रहे हैं। 16 5 जा 80 एंड 16 1 जा 16 इज नॉट इक्वल टू P, यानी ये वाला भी गलत हो गया। 8x निकाल देते हैं। 8 इंटू में 24, 8 4 जा 32, कैरी 3 आ गया। 8 2 जा 13, 8 2 जा 16 और 3 19 विच इज नॉट इक्वल टू P, ये भी P के बराबर नहीं है, यानी ये वाला भी गलत हो गया। तो ऑब्वियसली यही सही होगा, बट चेक करते हैं। 35x, तो 35 इंटू में 24, ध्यान से देखो 35 इंटू 24 हमारे पास आ जाएगा 840 विच इज इक्वल टू P, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहां पर ट्रू हो जाएगा। काफी ट्रिकी सा ये क्वेश्चन था, बट इजी टाइप का है। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जो x है वो इनका एलसीएम, तो x की वैल्यू निकाल लो। y जो है वो 357 का एलसीएम, तो y की वैल्यू निकाल दो। P जो है x और y का एलसीएम, तो इस P की भी वैल्यू निकाल दो। हमने वो निकाली 840। फिर जो ऑप्शंस हमें दे रखे थे उनकी राइट हैंड साइड की आप वैल्यू निकाल दो और चेक करते जाओ कि क्या ये P के बराबर है या नहीं है। जिस भी केस में वो P के बराबर आ जाएगा वही ऑप्शन आपका यहां पर ट्रू हो जाएगा। दैट मींस आप ऑप्शन ए को यहां पर इसके अंदर टिक करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 3 देखिए। The value of k for which the system of linear equations 6x plus y is equal to 3k and 36 plus 6y is equal to 3 have infinitely many solutions is। तो given system of equations हमारे पास क्या है? The given system of equations is, वो हमारे पास है दैट इज 6x प्लस वाई इज इक्वल टू में 3k। यहां पर है 36x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। अब वो कह रहा है कि इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। अगर हम कहें कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होते हैं? जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तीनों बराबर होते हैं, तब हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। यानी कि यहां से a1 अपॉन a2 यानी 6 अपॉन 36, 1 अपॉन में 6 and 3k upon में 3. Since system of equations have
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आप लिख देंगे। अगर उसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो फिर आपका a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 के यहां पर बराबर होगा। तो 6 से ये 6 टाइम कैंसिल हो गया। किन्हीं भी दो को कंपेयर कर लो, इसको इसके साथ या इसको इसके साथ, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। k इज इक्वल टू में यहां से आ गया 1/6। तो जो k की वैल्यू है वो पर्टिकुलरली मेरे पास 1/6 आ रही है। दैट मींस आप ऑप्शन बी को यहां पर टिक करेंगे। की कंसेप्ट क्या है कि आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास कब आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 बराबर होता है। वो ये कंडीशन आप यहां पुट करेंगे तो k की वैल्यू आपको इजीली यहां पर मिल जाएगी। आफ्टर दैट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px is equal to x square minus ax minus b, then the value of alpha plus alpha beta is equal to। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। The given polynomial is that is px is equal to x square minus ax minus का b। इसको मैं क्या करता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेता हूं। कंपेयरिंग वन विद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। तो यहां से a जो है वो क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 1 आ गया, b जो है वो x का कोफिशिएंट वो माइनस का a आ गया, c जो है वो आपका माइनस का b आ गया। नाउ वो कह रहा है कि अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो हमें वैल्यू निकालनी है किस टर्म की, हमें टर्म की वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। इस टर्म की मुझे यहां पर वैल्यू निकालनी है। अगर इस टर्म को आप दो टुकड़ों में तोड़ करके देखें तो यहां पर है आपका अल्फा प्लस बीटा और यहां पर है आपका अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज हमारे पास क्या होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अब जो b है वो मेरे पास क्या है, यहां पर माइनस का a है, अपॉन 1 ये आ गया a, और अल्फा इंटू बीटा मेरे पास होता है दैट इज c अपॉन a, यानी कि माइनस का b अपॉन 1 यानी कि माइनस का b यहां से आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है माइनस का b, यानी इस टर्म की यहां पर जो वैल्यू है एग्रीगेट वो मेरे पास a माइनस बी यहां पर आ गई है। और अगर ऑप्शंस के अंदर आप देखें तो ऑप्शन सी को आप इसके अंदर यहां पर टिक करेंगे। सिंपल टाइप का कंसेप्ट था, मुझे अल्फा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने पहले सम ऑफ जीरोज आफ्टर दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू निकाल दी, उसको यहां पर पुट किया है, तो वैल्यू a माइनस बी यानी ऑप्शन का सी हमारे पास यहां पर आ गया है। नाउ क्वेश्चन 5 देखिए, इफ x बाई 12 माइनस 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 0 है, देन द वैल्यूज ऑफ x आर। तो जो x की वैल्यूज है वो हमारे पास क्या होंगी, तो ध्यान से आप देखें, तो यहां से x की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। इसको मैं इधर ले जाऊं तो यहां पे हो जाएगा x बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहां पे x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा 36। इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू रूट 36 और रूट से जो बाहर वैल्यू है वो प्लस माइनस में यहां पर आएगी, 36 का होगा 6, तो x की वैल्यू हमारे पास यहां पे प्लस माइनस 6 आ जाएगी। दैट मींस आप ऑप्शन ए को यहां पर टिक करेंगे। तो ये तो एक इजी टाइप का क्वेश्चन था, केवल यहां पर इधर लाए और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वहां से हमें x की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 6 यहां पर मिल गई है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 6 देखिए, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई x बाई 4 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1 intersects x axis and y axis respectively at p and q. The coordinates of the midpoint of the line segment pq is, तो ये जो लाइन है वो x एक्सिस को p पर और y एक्सिस को q पर कट करती है, तो मुझे इस pq के क्या है मिड पॉइंट यहां पर निकालने हैं।
तो पहले तो मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं और देखता हूं कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां कहां पे कट कर रही है। तो गिवन लाइन इज the given line is that is x by 4 plus y by 6 is equal to 1। मुझे इस लाइन को ड्रा करना है तो मुझे इस पर दो सॉल्यूशंस की नीड होगी। ध्यान से देखिए, तो यहां पर आप लेंगे x y। जब मैं x को 0 रखूंगा, जब मैंने x को 0 रख दिया तो ये वाला पूरा पार्ट 0 हो गया और ये 6 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो y की वैल्यू 6 आ गई। जब y को 0 रख देंगे तो ये 4 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये वाला पॉइंट आ गया आपका क्या 0,6 और ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया दैट इज 4,0 यहां पर। नाउ मैं अगर यहां पर एक्सेस बनाऊं, कोऑर्डिनेट एक्सेस बना दूं यहां पर, तो ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर माइनस का 1, यहां पर भी माइनस का 1, तो ये हो गया हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्सेस, पॉजिटिव एक्स एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस। पहला पॉइंट है 0,6, 0,6 यहां पर है, 4,0 यहां पर है, तो इन दोनों को यदि मैं मिला देता हूं तो ये मेरी जो वो लाइन है दैट इज x by 4 प्लस y by 6 इज इक्वल टू में 1, ये लाइन आ गई। अब ये x एक्सिस को यहां पे कट कर रही है तो उसने कहा था कि x एक्सिस को वो कट करती है P पर, ये रहा, और y एक्सिस को कट करती है Q पर। तो मैं इस लाइन को यदि अलग से यहां पर बना लूं फॉर एग्जाम्पल, तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास क्या है दैट आर 4,0, 4,0, और Q पॉइंट को मैं यहां लिखूं तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास दैट आर 0,6। भाई ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0,6 हो जाएगा। आई रिपीट माई वर्ड्स कि पहले मैंने इस लाइन पर दो सॉल्यूशन निकाल दिए, मैंने x और y को यहां पर 0 लिया है ताकि मुझे एक्सिस पर कट करने वाला ही पॉइंट मिले, तो मैंने इसको ड्रा कर लिया। ये रहा 4,0 पॉइंट, ये रहा 0,6 ड्रा किया। x एक्सिस को वो p पे कट कर रहा था तो p के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,0, y एक्सिस को वो q पे कट कर रहा था तो q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,6, और अब वो कह रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQR, तो मिड पॉइंट ऑफ PQ हमारे पास क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट ऑफ PQ, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 प्लस x2 यानी 4 प्लस 0/2, y1 प्लस y2 यानी 0 प्लस 6/2, 4/2 यानी मेरे पास 2 आ जाएगा, 6/2 यानी मेरे पास 3 आ जाएगा। तो इस PQ का जो मिड पॉइंट है वो 2 3, यानी कि आप ऑप्शन ए को इसके अंदर यहां पर टिक करेंगे। की कंसेप्ट को समझें कि पहले आप इस लाइन को ड्रा करेंगे, ड्रा करने पर x एक्सिस पर जहां भी कट कर रहा है वो P और y एक्सिस पर जहां भी कट कर रहा है वो Q पॉइंट, तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स आप वहां से लिख पाएंगे, और P और Q के यदि कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए तो फिर उसका मिड पॉइंट निकालना एक इजी टास्क हमारे लिए हो जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन 7 देखिए, टू ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR आर P minus 1,5 and Q 5,2, the coordinates of a point which divides PQ in the ratio 2:1। तो यहां पर हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना होगा। हमारे पास एक ट्रायंगल है, वी हैव अ ट्रायंगल दैट इज PQR, और P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है यहां पर दैट इज -1,5, Q के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास यहां पर दैट आर 5,2। एक यहां पर सम पॉइंट है दैट इज S जो इस PQ को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट S हमें यहां पर निकालने हैं। अगर मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा रिवाइज यहां पर करवाऊं तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका P दैट इज x1 y1 है, और ये आपका पॉइंट Q दैट इज x2 y2 है। यहां पर एक पॉइंट है दैट इज S जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, तो S के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे,
m की मल्टीप्लाई इधर, n की मल्टीप्लाई इधर, तो वो हो जाएंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और यहां पर इधर क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये मेरे पास n के कोऑर्डिनेट, s के कोऑर्डिनेट्स यहां पर बाई सेक्शन फॉर्मूला हो जाएंगे जब डिवीजन इंटरनली हो रहा है, और जब डिवीजन एक्सटर्नली होता है तो यहां ऊपर नीचे आपका माइनस साइन आ जाता है। तो यहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ s मेरे पास क्या आ जाएंगे जरा देखिए, 2 की मल्टीप्लाई इधर, 1 की मल्टीप्लाई इधर, 2 इंटू 5 इज 10, 1 इंटू -1 इज माइनस का 1 अपॉन में 2 प्लस 1, इधर 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, 1 की मल्टीप्लाई 5 से 5, और 2 और 1 को ऐड कर देंगे तो 2 प्लस 1। तो s के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हो जाएंगे 9/3, यहां पर भी 9/3, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, तो s के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, दैट आर 3,3, यानी s पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने 3,3 निकाल दिए हैं। दैट मींस आप यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑप्शन सी को इसके अंदर टिक करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 8 देखिए, if tangents PA and PB are drawn from an external point P to the circle with center O। हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, इस सर्कल पर एक एक्सटर्नल पॉइंट P से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं, दैट आर PA एंड PB। नाउ यहां इसका कहीं O पर सेंटर है, और वो कह रहा है आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, और यहां पर इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये पूरा एंगल दैट इज 80 डिग्री यहां पर बन रहा है। अब वो कह रहा है एज शोन इन द फिगर द मेजर ऑफ POA इज, तो POA, P और O को यदि मैं मिला दूं तो POA यहां पर ये वाला एंगल मुझे यहां पर बताना है। अब आप ध्यान से समझें कि ये एक MCQ टाइप का क्वेश्चन है, अदरवाइज इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। कैसे? ये इसके बराबर होगा, रेडियस है, ये इसके बराबर होगा बिकॉज ये टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, और ये साइड कॉमन हो जाएगी बाई S ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, या फिर आप कह सकते हो कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो लाइन सेंटर को ज्वाइन करती है वो इस एंगल को, टेंजेंट्स के बीच के एंगल को, और रेडियसेस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट करती है। यानी कि ये पूरा एंगल यदि 80 डिग्री का है तो ये ऊपर वाला एंगल जो है वो 40 डिग्री का हो जाएगा। आप कह सकते हो कि एंगल OPA या APO, एंगल APO इज इक्वल टू 80 डिग्री का हाफ, यानी कि 40 डिग्री। आप यहां पे रीजन भी बता सकते हो, लाइन ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड रेडियस ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। उन दोनों को ही क्या है आपका ये बाइसेक्ट करती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जिसको हम ड्रा करते हैं। अब मुझे तो ये वाला एंगल निकालना था, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से यदि आप सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो जो रेडियस होती है वो 90 डिग्री का एंगल उस पर बनाती है। यानी हम कह देंगे OA इज परपेंडिकुलर टू AP, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो यहां पर एंगल OAP मेरे पास कितने का आ गया, 90 डिग्री का, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये आ गया, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहां पर नाउ इस ट्रायंगल OAP में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल OAP यदि मैं ले लूं तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पे POA प्लस OAP प्लस एंगल APO जो है सभी का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री।
POA ये वाला एंगल, OAP ये वाला एंगल और APO ये वाला एंगल, इन सभी का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो हमारा 180 डिग्री होता है। तो POA तो मुझे निकालना है, OAP 90 डिग्री है और APO हमारा 40 डिग्री है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 130, इधर ले जाओ, एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है वो मेरे पास यहां पर 50 डिग्री आ जाएगा। दैट मींस आप इसके अंदर ऑप्शन बी को यहां पर टिक करेंगे। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको ये कंसेप्ट, की कंसेप्ट माइंड में रखना होगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है वो इस वाले एंगल और टेंजेंट्स के बीच में बन रहे एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। और फिर यहां पर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपको ये वाला रिक्वायर्ड एंगल यहां पर मिल जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन 9 देखिए, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स, तो हमें दे रखा है कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा जो है वो किसके बराबर होगा। तो इसके लिए हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं एंड फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन इससे मैच हो रहा है। कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। नाउ दोनों का एलसीएम ले लेता हूं तो यहां पर आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब साइन थीटा से मैं इस एलसीएम को डिवाइड करूंगा तो यहां पे बच जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा की कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां बच जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 आ जाएगा और 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू कॉसिकेंट थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये हमारे पास कॉसिकेंट थीटा इनटू में सेक थीटा के बराबर आ रहा है। दैट मींस आप यहां पर ऑप्शन ए को इसके अंदर टिक करेंगे। इजी टाइप का कंसेप्ट, केवल साइन कॉस में ब्रेक किया, एलसीएम ले लिया और केवल रेस्पेक्टिव फॉर्मूले 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, उसको इस्तेमाल किया है और हमें इसकी वैल्यू यहां पर मिल गई है। नाउ क्वेश्चन 10 देखिए, इफ इन टू ट्रायंगल्स DEF एंड ट्रायंगल PQR एंगल D is equal to एंगल Q, एंगल R is equal to एंगल E, then which of the following is not true? तो इन चारों में से कौन सा आपका ट्रू नहीं होगा। तो पहले वाला ट्रायंगल DEF तो मैं ऐसे ही बना लेता हूं, DEF। दूसरे वाला ट्रायंगल हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। गिवन पार्ट क्या है हमारे पास कि यहां पर जो एंगल D है वो एंगल Q के बराबर है और जो एंगल R है वो एंगल E के बराबर है। तो ध्यान से देखिए, दूसरे ट्रायंगल में यहां पर मैंने Q लिया है, D किसके बराबर, D लिया है, D किसके बराबर है, Q के बराबर है, तो Q हो गया। एंगल R जो है वो किसके बराबर है, E के बराबर है, तो यहां पे हो गया I। E जो है वो R के बराबर है, बचा क्या यहां पे P। तो ये हो गया DEF QRP। तो यहां पर हम लेंगे इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल QRP। तो यहां पर आपका एंगल D जो है वो एंगल Q के हो जाएगा, एंगल R जो है वो एंगल E के हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर गिवन। नाउ बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP। ये हो गया। अब यहां पर हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। तो DE अपॉन QR पहले दो लिए, वहां पर भी पहले दो, EF अपॉन RP, EF अपॉन RP, DF अपॉन QP, DF अपॉन QP।
ये मेरे पास यहां पर आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि कौन सा आपका ट्रू है, कौन सा नहीं है। डीई अपॉन क्यू आर, डीई अपॉन क्यू आर सही है। डीएफ अपॉन पी क्यू, डीएफ पी क्यू, पी क्यू कहूं या क्यूपी कहूं, सही है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ईएफ अपॉन पी आर, ईएफ अपॉन पी आर, पी आर कहो या आरपी कहो। उसके बाद है डीएफ अपॉन पी क्यू या क्यूपी, एक ही बात है, ये भी सही है आपका। ईएफ अपॉन आरपी इज इक्वल टू डीई अपॉन क्यू आर, ये भी सही है आपका। डीई अपॉन पी क्यू, डीई अपॉन क्यू आर है और ये कह रहा है पी क्यू, तो ये बात हमारी यहां पर गलत हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहां पर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब देखिए यहां क्यू आर है, कहीं आर क्यू लिखा हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड तो सेम ही है, लेकिन यहां देखो डीई अपॉन पी क्यू और यहां पर है डीई अपॉन क्यू आर, तो ये तो साइड ही बदल गई, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सो ऑप्शन डी इज द रॉन्ग, यहां पर इस ऑप्शन डी को इसके अंदर आप टिक करेंगे कि ये आपका ट्रू नहीं होगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन 11 देखिए, द मेजरमेंट ऑफ एंगल LMN एंड ट्रायंगल ABC आर शोन इन द फिगर बिलो, द लेंथ ऑफ द साइड AC इज, तो मुझे AC साइड की लेंथ निकालनी है। अब आप यहां पर समझें कि ये वाला एंगल है 130 डिग्री और ये है 28 डिग्री इन ट्रायंगल LMN, तो यहां पर आपका एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल N जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल L मेरे पास यहां पर है, एंगल M है 130 डिग्री, N जो है हमारे पास 28 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा हमारे पास 158, इसको इधर ले आएंगे। एंगल L इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 158 डिग्री, तो यहां 10 माइनस 8 इज 2 और यहां पे आ जाएगा आपका कितना 7 माइनस 5 इज 2, 22 डिग्री। तो ये वाला एंगल मेरे पास 22 डिग्री आ गया। इसे आप निकालोगे तो ये 28 आएगा, बट इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ इन ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल ABC मैं ले लेता हूं, तो यहां पर एंगल L जो है वो एंगल A के बराबर होगा, एंगल M जो है वो एंगल B के बराबर होगा, बिकॉज ये हमें गिवन है आपके यहां पर, ठीक है। बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, अब दो ट्रायंगल्स के दो एंगल हमारे पास बराबर हो रहे हैं। बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा LM अपॉन AB इज इक्वल टू MN अपॉन BC इज इक्वल टू LN अपॉन AC। तो यहां पे आ जाएगा LM कितना है मेरे पास 45 है, AB कितना है मेरे पास दैट इज 5 है, MN कितना है मेरे पास 63 है, BC है यहां पर, और LN मेरे पास कितना है 72 है, और AC मुझे यहां पर निकालना है। तो आप देख लें कौन सी साइड आपको निकालनी है, आपको निकालना है AC, यानी आप एक तो वो पार्ट लेंगे जो दोनों पता है आपको, तो इन दोनों को ले लेते हैं हम यहां से, तो यहां से हमें AC जो है वो आपका मिल जाएगा। तो 45 अपॉन 5 इज इक्वल टू 72 अपॉन AC, 5 से 9 टाइम्स, यहां पे हो जाएगा 9 AC इज इक्वल टू 72, 9 से डिवाइड कर जाएंगे तो यहां पे 72 अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 8, तो जो AC है वो हमारा यहां पर 8 सेंटीमीटर आ गया है। AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी आप ऑप्शन C को यहां पर इसके अंदर टिक करेंगे। की कंसेप्ट क्या है कि यहां पर 130 और 28 और यहां पे 22 डिग्री दे रखा था, तो मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया और ये वाला एंगल पता लगा लिया, फिर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, तीसरे को निकालने की जरूरत नहीं है। बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया LMN जो है वो सिमिलर हो गया है ट्रायंगल ABC के, तो मैंने उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख दिया और यहां पर उनकी वैल्यूज उसके अंदर रखी। जो ये मुझे पूरा पार्ट गिवन है, AC मुझे निकालना था, तो इन दोनों को कंपेयर किया और यहां से AC जो है वो मेरे पास 8 सेंटीमीटर आ गया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 12 देखिए, इफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो 8:1:5 then the ratio of their surface areas is,
हमारे पास दो क्यूब हैं, लेट्स से साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब, पहले क्यूब की जो साइड है दैट इज A1, साइड ऑफ सेकंड क्यूब जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, A2 आ जाएगी। और पहले क्यूब की वॉल्यूम V1 अपॉन V2 मुझे यहां पर क्या दे रखा है, दैट इज 8 अपॉन 125। और क्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, यानी यहां पर आ जाएगा A1 का क्यूब, नीचे आ जाएगा A2 का क्यूब, और यहां पे आ जाएगा आपका कितना 8 को आप लिख सकते हो 2 का क्यूब, और 125 को लिख सकते हो 5 का क्यूब। यहां पर ध्यान से देखें, ये आपके पास देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है a की पावर m b की पावर m, तो उसे आप a बाई b की पावर m लिख सकते हो। तो यहां पर A1 अपॉन A2 की पावर 3, यहां पे 2 अपॉन 5 की पावर 3, क्यूब है इधर जाके पावर क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, यानी 2/5 की पावर 3 की पावर 1/3। यहां पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 2/5, यानी साइड्स का जो रेशियो है वो 2/5 आ गया। लेट्स से उसको सरफेस एरिया की बात कर रहा है, जब वो रेंडमली सरफेस एरिया कहे ना तो हम टोटल सरफेस एरिया कहेंगे, जब वो पर्टिकुलरली कहता है कर्व्ड सरफेस एरिया तो तभी कर्व्ड सरफेस एरिया है आपका, लेटरल सरफेस एरिया। तो यहां पे S1 अपॉन S2 टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी A1 का स्क्वायर, यहां पे 6 इंटू A2 का स्क्वायर, 6 से 6 कैंसिल हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं A1 अपॉन A2 का स्क्वायर। देखिए दोनों का स्क्वायर है, एक ही बार स्क्वायर लगा सकते हैं। A1 अपॉन A2 हमारे पास क्या है 2/5 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 4/25, और वी कैन से 4:25। तो हमारे पास जो सरफेस एरिया का रेशो है वो आ जाएगा 4:25, यानी कि आप ऑप्शन बी को इसके अंदर टिक करेंगे। की कंसेप्ट क्या है यहां पर कि हमें जो वॉल्यूम का रेशो दे रखा था ना उसका इस्तेमाल करके हमें साइड का रेशो निकाल देना है, और साइड का रेशो जैसे ही हमें मिल जाएगा तो फिर हम सरफेस एरिया का भी रेशो यहां पर निकाल पाएंगे, दैट विल बी 4:25। नाउ क्वेश्चन 13 देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 36 centimeter is 54 pi centimeter square, then the length of the corresponding arc of the sector is। लेंथ ऑफ आर्क हम डेफिनेटली निकाल सकते हैं जब हमारे पास सेंट्रल एंगल और रेडियस हमें दे रखी हो, बट सेंट्रल एंगल तो दे ही नहीं रखा यहां पर, तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका, एरिया ऑफ सेक्टर का। तो यहां पर जो रेडियस है दैट इज 36 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर एरिया का जो फॉर्मूला है वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूं तो θ/360 इंटू में 2 पाई आर, तो एक आर तो यहीं से बचा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये वाला पार्ट किसके बराबर होता है, ये होता है लेंथ ऑफ आर्क के बराबर, यानी मैं इसको लिख सकता हूं LR/2। तो यहां से आ गया A इज इक्वल टू LR/2। तो ये हमारा रिलेशन होता है लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर में। अब यहां से आपको रेडियस और एरिया दे रखा है तो आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। 2 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, आर इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, ये आ गया लेंथ ऑफ आर्क। वैल्यू रख दो 2 इंटू में 54 पाई, और रेडियस मेरे पास है 36, 2 से 18, 18 से 3, तो यहां पे आ जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 3 पाई सेंटीमीटर, यानी कि आप ऑप्शन डी को इसके अंदर यहां पर टिक करेंगे। तो क्लियरली आपके माइंड में होना चाहिए ये एरिया और लेंथ ऑफ आर्क के बीच का रिलेशन। वो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखवाया है क्योंकि बच्चे इसे भूल जाते हैं, तो आप इसे इस फॉर्मूले से पहले जनरेट भी कर सकते हो। विद इन 10 सेकेंड्स आप इसे जनरेट कर लेंगे, और फिर जैसे ही आप रेडियस और एरिया की वैल्यू रखेंगे आपको लेंथ ऑफ आर्क जो है तो 3 पाई सेंटीमीटर मिल जाएगी, और आप ऑप्शन डी को इसके अंदर टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन 14 देखिए। ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को फेंका जाता है,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 36। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए कि जो नंबर हमें वहां पर मिल रहा है वो 36 का फैक्टर नहीं है। आई मस्ट से कि हम जैसे यहां पर कहते हैं कि भाई 4 के फैक्टर्स क्या है, आई मस्ट से कि 6 के फैक्टर्स क्या है। भाई 6 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 3 मिलेगा, तो 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 2 भी इसका एक फैक्टर है और 3 भी इसका एक फैक्टर है। यानी जिन नंबर से ये डिवाइड हो रहा है वो सब उसके फैक्टर है। तो 36 जिनसे डिवाइड हो जाएगा वो उसके फैक्टर होंगे, अदरवाइज जो नंबर्स हैं वो उसके फैक्टर नहीं होंगे। तो यहां पर अ डाई इज रोल्ड, टोटल केसेस हमारे पास क्या बनेंगे, या टोटल आउटकम्स मैं कहूं तो टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या होंगी जब एक डाई को फेंका जाता है, दैट आर 1 2 3 4 5 6। और यहां पर मैं मान लेता हूं कि ई इवेंट है, डिनोट्स द इवेंट of getting a number which is not a factor of 36। वो 36 का फैक्टर ना हो तो ई के अंदर कौन कौन से एलिमेंट यहां पर आ जाएंगे। देखिए 1 36 को डिवाइड कर देता है, 2 भी 36 को डिवाइड कर देता है, 3 भी 36 को डिवाइड कर देता है, 4 भी कर देता है, 5 उसको डिवाइड नहीं करता, और 6 भी जो है वो 36 को आपका डिवाइड कर देता है। यानी यहां 5 नंबर्स तो ऐसे हैं जो उसके फैक्टर्स हैं, केवल 5 एक ऐसा नंबर है जो 36 का फैक्टर नहीं है। तो मुझे इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पीई दैट इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस मेरे पास कितने हैं, दैट आर 1, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 1/6 है यहां पर। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो नंबर है डाई को रोल करने पर वो 36 का फैक्टर ना आए, वो हमारे पास यहां पर 1/6 आ जाएगी। दैट मींस आप ऑप्शन सी को यहां पर इसके अंदर टिक करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 15 देखिए, if the mean of 2 9 x plus 6 2x plus 3 5 10 5 is 7, इन सब का जो मीन है वो आपको 7 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ x is, तो ये आपका क्या है, अनग्रुप्ड डाटा है। तो अनग्रुप्ड डाटा का मीन कैसे हम निकालते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशंस हमें क्या दे रखी है, क्वेश्चन 15 ऑब्जर्वेशंस आर, वो है 2 9 x plus 6 2x plus 3 5 10 एंड 5, और इन सब का जो मीन है वो मेरे पास आ रहा है, दैट इज 7। तो मीन कैसे निकालते हैं हम, मीन निकालते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पे रख देते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं, 2 + 9 + x + 6 + 2x + 3 + 5 + 10 + 5, और यहां पे आ जाएगा कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 है। नाउ इन सभी का सम कर दूं मैं, यदि 2 + 9 = 11 और 6 17 3 20 25 35 40, कितना आ गया 40, और यहां पे है आपका x + 2x = 3x, और अपॉन में है 7, और यहां पर जो मीन है इस मीन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 7 लिख सकता हूं, क्योंकि ये मुझे गिवन है, ऐसा कह दूं तो यहां पे आ गया 7। इस 7 को इधर ले आइए, 40 + 3x = 49, ये इधर माइनस में चला जाएगा, तो 49 - का 40 दैट इज इक्वल टू 9।
3 डिवाइड में चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 9/3, यानी मेरे पास यहां पर 3 आ गया। तो जो x की वैल्यू है वो मुझे यहां पर 3 मिल गई है। तो सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, हमने मीन निकाल दिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यहां से मुझे मीन मिल गया। मीन की वैल्यू मुझे दे भी रखी थी, दोनों को आपस में इक्वेट करवाया है और x की वैल्यू मुझे 3 यहां पर मिल गई है। दैट मींस आप इसके अंदर ऑप्शन डी को यहां पर टिक करेंगे। आफ्टर दैट Question 16. If AOBC is a rectangle whose 3 vertices are A, O और B के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, the square of the length of its diagonal, मतलब जो इसके डायगोनल की लेंथ आएगी उसका स्क्वायर हमें बता दीजिए कि कितना होगा। तो AOBC रेक्टेंगल हम बना लेते हैं। Let's say this A, O, B और C यहां पर। A हमारे पास क्या है, दैट इज 0,2। O हमारे पास क्या है, दैट इज 0,0 और B हमारे पास क्या है, दैट इज 4,0 और C जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं दे रखे हैं। तो हमें इसके डायगोनल की लेंथ निकालनी है और उसका स्क्वायर निकालना है। अब देखो ये वाला डायगोनल तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, बट ए बी डायगोनल मैं निकाल सकता हूं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। लेट से मैं इस डायगोनल ए बी को डी कह देता हूं आपका। अब रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं तो कोई सा भी एक निकाल दो, तो यहां पर मैं निकाल देता हूं ए बी आपका। d इज इक्वल टू ए बी बाई डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे पास कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 4 माइनस 0 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 यानी ये हो गया √20 और √20 ये हमारे पास क्या आ गया है, डी आ गया है। ये तो है डायगोनल। वो कह रहा था डायगोनल की लेंथ का स्क्वायर यानी डी स्क्वायर निकालना है, तो √20 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो जो इस रेक्टेंगल का डायगोनल है उसका जो स्क्वायर है वो हमारे पास 20 आ रहा है। दैट मींस आप ऑप्शन बी को इसके अंदर यहां पर टिक करेंगे। की कंसेप्ट यही है कि जो भी दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उनसे बनने वाला डायगोनल निकाल दो और फिर उसका स्क्वायर भी आप यहां पर कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन 17 देखिए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 4r। तो इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो हमारे पास क्या होंगे, ध्यान से देखें। दिस इज क्वेश्चन 17। px पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 4 और मुझे इस पॉलिनोमियल के क्या है यहां पर जीरोस निकालने हैं। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं आप बारी बारी इसमें पुट कर लें और जो भी ऑप्शंस इसको सेटिस्फाई कर जाते हैं वो इसके जीरोस यहां पर हो जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड इस्तेमाल करते हैं। 1 into 4, हमें प्रोडक्ट तो चाहिए 4 और सम करने पर मिलना चाहिए माइनस का 3√2। तो मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए 4 और सम करने पर आ जाए माइनस का 3√2। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें, माइनस का 2√2 और माइनस का √2, यदि मैं सम करता हूं तो माइनस का 3√2 आ जाएगा और अगर प्रोडक्ट कर देता हूं तो 2 into √2 का स्क्वायर यानी यहां पर 4 आ जाएगा। तो नंबर्स हमें मिल गए हैं यहां पर। तो नंबर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, दैट आर एक्स स्क्वायर माइनस का 2√2x माइनस का √2x प्लस का 4। यहां से x कॉमन ले लूंगा तो x माइनस का 2√2, यहां से माइनस का √2 कॉमन ले लूंगा तो x, ये प्लस का है माइनस का बन जाएगा। इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 into 2 और इस एक 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं √2 into √2। एक √2 यहां से चला गया तो बचा क्या, यहां पे 2√2 बचा। अब नाउ दोनों में से x माइनस 2√2 कॉमन ले सकता हूं तो यहां पे बचा आपका क्या, x माइनस √2। तो इस px का फैक्टराइजेशन जो है वो हमारे पास x माइनस 2√2 इंटू x माइनस √2 आ गया। फॉर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इस px को मैं 0 के बराबर रखूंगा, 4
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इस पी एक्स को मैंने जीरो के बराबर रखा, मतलब एक्स माइनस का 2√2 इज इंटू एक्स माइनस √2 इज इक्वल टू जीरो। दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो तभी हो सकता है जब या तो पहले टर्म जीरो होगी या फिर दूसरी टर्म जीरो होगी। इसको इधर ले आइए, x इज इक्वल टू 2√2 मेरे पास आ गया और यहां पर मेरे पास x इज इक्वल टू √2 आ गया है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो x की वैल्यू 2√2 और √2, यानी कि आप ऑप्शन बी को पर्टिकुलरली इसके अंदर यहां पर टिक करेंगे। की कंसेप्ट यही है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लें, स्प्लिट करने के बाद आपके पास जो फैक्टर्स आएंगे उनको जीरो के बराबर रखें और वहां से इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन 18 देखिए, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC, एक ABC ट्रायंगल मुझे दे रखा है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। जो AD है वो इस BC पर परपेंडिकुलर है और जो BAC एंगल है वो भी 90 डिग्री का है। पूरी साइड BC मुझे 16 सेंटीमीटर की दे रखी है, DC मुझे 4 सेंटीमीटर दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ X हमें यहां पर बतानी है। तो जो गिवन पार्ट है वो हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास यहां पर है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, एंगल BAC जो है वो हमारे पास 90 डिग्री है एंड यहां पर जो BC है वो हमें 16 सेंटीमीटर दे रखा है, DC हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है। और अगर मैं यहां पर, अगर मैं टू फाइंड क्या है मेरे पास, यहां पे टू फाइंड है मेरे पास X की वैल्यू। अगर मैं यहां पर BD निकालना चाहूं तो BD प्लस DC, BD प्लस DC जो है वो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, BC के। वैल्यू रख दो, BD मुझे नहीं पता, DC मेरे पास 4 है, BC है 16, इधर ले आओ तो जो BD है वो मेरे पास 16 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ अब हमें जो X है वो निकालना है। X को निकालने के लिए हमें दो ट्रायंगल्स में यहां लेना पड़ेगा। किस तरह से, आप थोड़ा केयरफुली लेंगे। एक ट्रायंगल तो मैं ले रहा हूं BAC, इन ट्रायंगल BAC मैं इनको सिमिलर करूंगा। अब दूसरा ट्रायंगल भी आप देखो इसी तरीके से लेना। BA, A पर कितने का बन रहा है एंगल, 90 डिग्री का, और C है यहां पर, तो यहां पर D 90 डिग्री और यहां पे आना चाहिए C। देखो बीच में कौन सा आना चाहिए जिसपे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, C तो दोनों में कॉमन रहेगा क्योंकि कॉमन पार्ट है, तो बचा क्या यहां पर A। तो BAC और ADC में देखिए 90 डिग्री वाला और ये C वाला पार्ट कॉमन रहने वाला है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एंगल BAC जो है वो बराबर है एंगल ADC के, बिकॉज ईच 90, दोनों कितने के हैं, 90 के हैं। और एंगल C इज इक्वल टू एंगल C मैं कह सकता हूं बिकॉज दोनों में क्या है, कॉमन है। तो अब दो एंगल्स इक्वल आ गए बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। तो जो BAC है वो आपका ADC के क्या आ गया है, सिमिलर आ गया। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर आ गए, तो अब हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं एंड वहां से हम X निकालेंगे। कैसे, देखिए जरा, मैं लिख सकता हूं BA अपॉन में AD इज इक्वल टू AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। अब जरा चेक करो कि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है AC। AC यहां पर आ रहा है, AC यहां पर आ रहा है, BC मेरे पास गिवन है डेफिनेटली, DC मेरे पास गिवन है डेफिनेटली, यानी हम ये वाला पेयर यहां पर इस्तेमाल कर लेते हैं। इस वाले पेयर में वैल्यू रखते हैं। AC मेरे पास है X, AC मेरे पास है X और DC की वैल्यू है मेरे पास 4, BC की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 16 है और AC मेरे पास है X। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, सो X स्क्वायर इज इक्वल टू 64,
स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो यहां पे आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू √64, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 8, बट यहां से मैं नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट करूंगा और x मेरे पास 8 सेंटीमीटर यहां पर आ जाएगा। अब बोले सर नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं ली? बिकॉज x हमारे पास जो है वो है लेंथ, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू जो है हमारे पास वो यहां पर 8 सेंटीमीटर, यानी कि पर्टिकुलरली आप ऑप्शन सी को इसके अंदर टिक करेंगे। तो की कंसेप्ट यही है कि ADC और BAC इन दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर करना होगा, वहां से हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख पाएंगे, एंड आफ्टर दैट फिर यहां पर हम इनकी वैल्यू रख करके इस x को इजीली कैलकुलेट यहां पर कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन 19 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा है ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। लीनिंग का मतलब क्या है? मान लीजिए ये आपकी क्या है, वॉल है, और इस तरह से तिरछा खड़ा करना लैडर को, उसको हम कहते हैं लीनिंग। अ लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, स्टैंड्स एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। मैं डायग्राम कंस्ट्रक्ट करता हूं। ये वॉल है और एक लैडर है जो यहां पर इस तरह से लीन कर रही है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल इज 6 मीटर, यानी कि वॉल से इस लैडर की जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो 6 मीटर है। इफ द हाइट ऑफ द वॉल अप टू विच द लैडर रीचेस, यानी कि जिस हाइट तक लैडर पहुंचती है, वॉल की वो वाली हाइट कितनी है हमारे पास, दैट इज 8 मीटर। एंड नाउ वो कह रहा है देन द लेंथ ऑफ द लैडर इज 10 मीटर। तो इस लैडर की जो लेंथ है वो 10 मीटर आएगी। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये बात सही है या गलत है, कि जो लेंथ ऑफ लैडर है वो 10 मीटर ही आएगी या नहीं आएगी। तो हम चेक कर लेते हैं। भाई वॉल जो है ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल यहां पर बनाएगी, तो मैं यहां पर ले लेता हूं इन ट्रायंगल ABC। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर लें तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर इज 64, 6 का स्क्वायर इज 36, यहां पे है AC का स्क्वायर। ये हो गया 100 √100। रूट से बाहर वैल्यू प्लस माइनस, नेगेटिव वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। AC इज इक्वल टू 10 मीटर। ये तो बिल्कुल सही बात आ रही है। AC जो है वो हमारी लेंथ ऑफ लैडर है, वो 10 मीटर आ रही है। इसका मतलब असर्शन तो ट्रू है, A इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं। रीजन कह रहा था लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, मतलब लैडर जो है ग्राउंड के साथ ये वाला एंगल 60 बनाती है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। मैं ये एंगल निकालता हूं, ये एंगल 60 आएगा या नहीं आएगा हम अभी चेक कर लेते हैं। तो यहां पर मैं ले लेता हूं AB अपॉन BC। इन ट्रायंगल ABC मैं ले लेता हूं AB अपॉन BC। देखिए एंगल से 90 डिग्री की तरफ मूव कर रहे हैं। पहली साइड बेस, उससे अगली साइड परपेंडिकुलर और बची हुई साइड हाइपोटेनियस। तो PBP ओवर HHB, परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास क्या होता है, 10 होता है। तो यहां पर ये हो जाएगा tan थीटा। अब नाउ tan थीटा इज इक्वल टू AB मेरे पास कितना है 8 और BC मेरे पास कितना है 6, 2 से 4 3। tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। क्या आप कोई ऐसी वैल्यू जानते हो जिस पर tan जो है वो 4/3 होता है? मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू तो नहीं है आपकी, मतलब यहां से आप कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। और अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं इसको, तो इस tan को इधर ले जाइए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। वैसे ये कंसेप्ट आपके आगे का है, तो थीटा की जो प्रिसाइज वैल्यू है अगर वो हम निकालना चाहें तो वो होगी tan इनवर्स 4/3, मतलब वो 60 डिग्री तो नहीं आ रही है। तो ये बात तो गलत हो गई, मतलब R इज फॉल्स। तो दोनों को अगर हम मिला के कहें तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या बनेगा, वो बनेगा A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। तो बारी बारी दोनों स्टेटमेंट्स को हम चेक करेंगे तो हमें मिल रहा है कि जो A है वो तो सही है कि लैडर की लेंथ 10 मीटर मिलेगी। रीजन जो है, एंगल जो है वो tan इनवर्स ऑफ 4/3 मिलेगा, 60 डिग्री हमें यहां पर नहीं मिल पाएगा। नाउ क्वेश्चन 20 देखिए। असर्शन A हमसे क्या कह रहा है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल
from an external point, then they subtend equal angles at the center of the circle. आप समझे कि हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लीजिए ये सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, इस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करते हैं PA एंड PB। तो ये जो टेंजेंट है वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी, यानी ये वाली टेंजेंट भी और ये वाली टेंजेंट भी सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेगी, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ये हमें यहां पर प्रूव करना है, या फिर ये कह रहा है और हम इसको चेक करते हैं कि ये होगा या फिर ये नहीं होगा। तो हम कह देंगे कि P एंड PB आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। मैं लेता हूं इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, PAO ट्रायंगल में और PBO ट्रायंगल में मैं यहां पर कह सकता हूं कि PA इज इक्वल टू PB, बिकॉज आप लिख दोगे रीजन, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वो क्या होती है, इक्वल होती हैं। मैं कह सकता हूं कि AO जो है वो आपका BO के बराबर होगा, AO BO के बराबर होगा, बिकॉज दे आर रेडियस। एंड यहां पर कह सकते हैं कि PO इज इक्वल टू PO, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो बाई SSS ट्रायंगल PAO जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PBO के, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो मैं यहां पर POA, एंगल POA बराबर हो जाएगा एंगल POB के बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये आपका क्या है, यहां पर ये बराबर हो गए हैं, यानी जो A है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि भाई यहां पर सेंटर पर वो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। इनफैक्ट ये वाला एंगल भी बराबर होगा बाई CPCT। और यहां से एक रिजल्ट आप अपने माइंड में रखेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है वो सेंटर पर जो एंगल बनता है और टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है उसको बाइसेक्ट भी करती है। ये तीन रिजल्ट्स यहां से आप निकाल सकते हो। तो जो A है वो ट्रू हो रहा है, A इज ट्रू। रीजन को पढ़ते हैं। ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है, इसके अंदर क्या है, एक सर्कल सर्कमस्क्राइब किया गया है। तो हमें यह प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम ABCD है वो क्या है, आपका वो एक रोम्बस होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पैरेललोग्राम जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है वो रोम्बस होता है, मतलब R इज ट्रू। ये एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन फ्रॉम NCERT है। ये NCERT में एक क्वेश्चन है और ये एक काफी बड़ा क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो। यहां पर आपके माइंड में होना चाहिए ये एक पैरेललोग्राम जो है वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। और फिर भी अगर आप इस क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो यहां पर आई टैब पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो A भी हमारा ट्रू हो गया है और R भी हमारा ट्रू हो गया है। तो यहां पर हम कहेंगे A इज ट्रू, R इज ट्रू। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो A का कोई रिलेशन R के साथ आया, कोई कैसा भी रिलेशन नहीं आया। मतलब A इज ट्रू, R इज ट्रू, बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। कोई एक्सप्लेनेशन के बारे में ये बात नहीं कह रहा है। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन होता है आपका, ऑप्शन बी को आप इसके अंदर यहां पर टिक करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 21 देखते हैं। इफ 4k इज इक्वल टू tan स्क्वायर 60 डिग्री, 2 cosecant स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें यहां पर क्या दे रखा है, 4k इज इक्वल टू tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 cosecant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहां पर k की वैल्यू मैं इजीली निकाल पाऊंगा। इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेस्पेक्टिव वैल्यू रखें, इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहां से हमें k मिल जाएगा। करते हैं 4k, tan 60 की वैल्यू होती है √3 उसका स्क्वायर, माइनस 2 cosec 30 की वैल्यू होती है 2 उसका स्क्वायर, 2
tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 उसका स्क्वायर। ध्यान से देखें तो यहां आया 3 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 2 जा 8 माइनस 2 1/3। एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 से करेंगे 3 3 3 जा 9 माइनस 1 से करेंगे 24 माइनस यहां पे आ जाएगा 2 आपका, तो 9 माइनस का 26/3। यहां पे हमारे पास आ गया 4k इज इक्वल टू 9 माइनस 26 कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज माइनस का 17, दैट इज माइनस का 17 हमारे पास यहां पर हो जाएगा। ओके 26 माइनस 9 17, 4 को डिवाइड में ले जाएंगे, k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 17, 3 इंटू 4 विच इंप्लाइज जो k की वैल्यू है वो माइनस का 17/28 यहां पर हमारे पास आ गई है। तो सिंपल टाइप का कंसेप्ट हमने यहां पर, ओके 4 3 जा 12, तो यहां 17/12 हमारे पास यहां पर आ गई है। सिंपल टाइप का हमने कंसेप्ट यहां इस्तेमाल किया, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे रेस्पेक्टिव उन सभी की वैल्यू हमने यहां पर रख दी है और यहां से k की वैल्यू को इवेल्युएट कर लिया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 22 देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ ए सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/12, यानी कि हम उसका आंसर सही गैस कर लेते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी x/12 है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर इज 5/6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। करते हैं, यहां पर हम मान लेते हैं कि लेट e denotes द इवेंट ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर, कि हम करेक्ट आंसर को क्या कर लेते हैं, गैस कर लेते हैं। हमने इस इवेंट को e नाम दिया, तो PE हमें क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज x/12। एंड नाउ क्वेश्चन में ही वो हमसे कह रहा है कि जो उसको सही गैस ना करने की प्रोबेबिलिटी, देखिए e कॉम्प्लीमेंट मतलब ना करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/6 है, इसे नाम दो 1। अब अगर मेरे पास ना करने की प्रोबेबिलिटी है तो मैं करने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं वहां से। ध्यान से देखिए, हम जानते हैं वी नो दैट कि किसी इवेंट के होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका सम जो है वो क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। होने की प्रोबेबिलिटी है x/12, ना होने की प्रोबेबिलिटी है 5/6 इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम x कैलकुलेट करेंगे, इधर ले जाइए, x/12 इज इक्वल टू 1 माइनस का 5/6, तो एलसीएम आ गया 6, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/6। तो यहां से आ जाएगा x/12 इज इक्वल टू 1/6। तो यहां से आप 12 को इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में ले जाइए, 12/6, 6 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो यहां से x की वैल्यू हमें यहां पर 2 मिल गई है, दैट इज वो हमें x की ही वैल्यू हमसे यहां पर पूछ रहा था। तो की कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि किसी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का यदि हम सम करते हैं तो वो 1 के बराबर आता है और यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।